नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। जीतेगा तो मोदी ही, फिर एक बार मोदी, तीसरी बार मोदी सरकार। अनंत नारों को लेकर घूमने वाले भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग, मोदी का परिवार, कुछ तर्क दे रहे हैं कि इनके आधार पर मोदी को जीतने से कोई नहीं बचा सकता। भाई साहब, इसका कोई तोड़ नहीं है। बोले क्या? बोले ये कि वो लाभार्थी योजना लेकर आया है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। भाई साहब, तो 100 करोड़ तो देश में कुल वोटर हैं, तो अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना है, शौचालय दे दिया, मकान दे दिया, क्या जान लोगे? और उसके बाद भी मोदी नहीं जीतेगा? ये इंडिया गठबंधन वालों को जो करना है करने दो, डेमोक्रेसी गई भाड़ में। इस तरह के तर्क हमारे पत्रकार बंधु भी और बाकी लोग भी लगातार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक मोदी को सरकार देने के बजाय कहीं सरकार ले तो नहीं लेगा? क्या ये वो हथियार तो नहीं है जिस पे कोई धार नहीं है? हम हाथ में हथियार तो देख रहे हैं, लेकिन हमको पता चला है कि इसमें तो धार ही नहीं है। धार कैसे नहीं है? इसलिए कि इन सारी योजनाओं का लाभ क्या सचमुच लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को मिल रहा है? इस करप्ट व्यवस्था में, भ्रष्टाचार से भरे हुए वातावरण में क्या योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सकता है? क्योंकि हर तरफ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार है। और वो आप हर लेवल पे देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक छोटी सी चीज बाहर आई, हकीकत के धुर्रे बिखर गए। तो हम एक एक करके जो बड़ी मोदी जी की मास्टर स्ट्रोक योजनाएं हैं, उनका रिसर्च के साथ में खंडन करेंगे। कुछ इस तरह की जानकारियां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी फुटकर में देते रहे हैं। और हम शुरू करते हैं सबसे पहले मोदी जी के पेट प्रोजेक्ट से। उनका अपना चुनाव क्षेत्र बनारस में नमामि गंगे परियोजना, गंगा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया, लोन चला गया दोस्तों को। वहाँ पर एक स्टीमर चल रहा है जो यहाँ से लेके और एकदम गंगा सागर तक बांग्लादेश के अंदर से होता हुआ जाता है, जिसमें अंग्रेज़ लोग आते हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बजाय वाइसराय लोग मिलते हैं। और वहाँ पर हर प्रकार का गंगा की गोद में खान पान चलता है, मांस मदिरा सब कुछ। और किस किस तरह का मांस, इस पर मैं टिप्पणी यहाँ करना नहीं चाहूँगा। लेकिन गंगा के मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ जो ये बताती है, मैं स्क्रीनशॉट सबके लगाता जा रहा हूँ कि माननीय मोदी जी जो हैं, उनके यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। माननीय मोदी जी जो हैं, उनके अपने इलाके में जब गंगा के पानी की जांच की गई तो नमामि गंगे के अंदर प्लास्टिक मिला, खूब जम के माइक्रो प्लास्टिक्स मिले। रिपोर्ट की कॉपी लगा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। 25 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मोदी जी ने। कब किया था? 2014 में। और हालत ये है कि हर साल 25 करोड़ नहीं, 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां इतने व्यापक और बड़े देश में निकली। और ये उनकी गारंटी का 5% भी नहीं है। और 25 साल से कम आयु के 10 में से 4 ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। मैं बेरोजगारी पे वीडियो बनाता रहता हूँ, डिटेल वीडियो इनमें से ज़्यादातर चीज़ों पे बना हुआ है। किसानों की आय दोगुनी करेंगे और बड़ी बड़ी बातें किसानों के बारे में कही गई थी। हालत ये है, किसान बैठे हुए हैं, किसानों को उनकी कमाई की जो MSP की गारंटी है वो तक नहीं मिल पा रही है। MSP घोषित करती है सरकार, लेकिन ये नहीं कहते कि हम आपको दिलवाई देंगे इतना दाम। यानी हम बोल देंगे आपका ये जो खरबूजा है 500 रुपये का एक है, बात खत्म। बिके 20 रुपये का, 30 रुपये का खरीद रहे हैं लोग, और कहा जा रहा है हम सपोर्ट करें, नाम सपोर्ट प्राइज है। तो उसको वो कह रहे हैं भैया हमको गारंटी दे दो, आप जो भी दाम फिक्स करो बता दो कि इतना दाम की गारंटी है, आप हमको दिलवाओगे, नहीं मिले तो आप हमसे खरीदोगे। गारंटी नहीं है साहब। खैर, दुगनी आय होगी कैसे? बहुत सारे इश्यूज आए हैं, कौन कौन सी कमेटियों की बात हुई है, उसमें किस किस तरह की चीज़ें, वो डिटेल में किसान आंदोलन की वीडियो बता चुका हूँ। ये वीडियो बहुत सारी गारंटियों पे बात करनी है। तो कुल मिला के 10% की वृद्धि हुई है किसानों की आय में, जो दुगनी होनी थी।
यानी 1 रुपये की इनकम 2 रुपये की हो जानी थी, वो 1 रुपये 10 पैसे ही हो पाई है। और हालत ये है कि 2022 तक यानी 9 साल में किसान की आमदनी 10% बढ़ी है। 9 साल में आपका इंक्रीमेंट केवल 10% हो तो आप क्या करोगे अपने बॉस को? मोदी जी के बारे में भी यही विचार मन में आना चाहिए। 3.5% की वास्तविक वृद्धि है और ये गारंटी अगर दुगनी दाम करने की बात करो तो जो होनी वो 2035 में जाके पूरी हो पाएगी। ये आंकड़े, ये खबर भी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। इसके अलावा काले धन की वापसी होगी, आतंकवाद पे अंकुश लगेगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पता नहीं तरह तरह की बातें हुई। लेकिन नोटबंदी को लेकर कल की बात कर रहा हूँ, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, और वो जस्टिस जो आने वाले समय में हो सकता है कि पहली महिला चीफ जस्टिस बन जाएं, जस्टिस नागरत्ना। वो कल ही भाषण दे रही थी और उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। तब सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि नोट बंद करते समय सरकार ने ये भी हिसाब नहीं छोड़ा कि 86% पैसा जो बाजार में है वो इन्हीं दोनों नोटों के अंदर है। अगर ये नोट बंद कर दोगे तो 86% करेंसी खत्म हो जाएगी देश की। और उसके बाद में नोट बंद कर दिए गए और सरकार के पास इतनी भी दृष्टि नहीं थी, उन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की थी कि पता लगा लेते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप सोचिए। और उसके बाद जो काले धन के नाम पे प्रोजेक्ट किया गया था उसमें कुछ भी काला नहीं दिखला, क्योंकि 98% पैसा वापस बैंकों में आ गया। तो ये ब्लैक मनी के मामले पे आप कहाँ जा रहे थे? और उन्होंने लिखा कि इसी वजह से जब काले धन पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो मैं एक ऐसी जज थी जिसने अपनी राय फैसले से अलग अपना डिसेंट रजिस्टर कराया, अपनी असहमति रजिस्टर कराई कि नोटबंदी के मामले पर प्रक्रिया का पालन किया गया, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। तो ये हुई बात कौन सी आपकी? काले धन पे। काले धन पे और नोटबंदी पे अगर आप बात करें तो और भी सुनिए। हमारे पास पिछले 10 साल से स्विस बैंक से टाई अप हो चुका था। पहले डेटा आके पड़ा हुआ है कि स्विस बैंक में किसके खाते में कितने पैसे हैं, इसका डेटा स्विस बैंक बाकायदा देश को शेयर करता है। वो डेटा ना मुझे बताया गया ना आपको बताया गया। काले धन के प्रति ये समर्पण है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बाकायदा आरबीआई ने लिख के दिया था, मैंने अलग वीडियो में बताया, और ये कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके कारण काला धन बढ़ेगा और इस देश में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण मनी लॉन्ड्रिंग होगी और ये जो काला धन रोकने की दिशा के विपरीत ये कदम होगा। चुनाव आयोग ने भी इसका विरोध किया था। आखिर में वो बॉन्ड गलत साबित हुए और ये भी साबित हुआ कि किस तरह से इस देश में रिश्वतखोरी चल रही थी। जहरीली दवा हो, घटिया दवा हो, हमको नहीं पता ना, वो तो सैंपल फेल कर गई थी, क्या पता मर भी गए लोग उससे। और वो दवा आपको पहुंचा दी गई क्योंकि रिश्वत ले ली एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो सत्ता में बैठी हुई थी। और जो नोटिस जारी किया गया था घटिया क्वालिटी की दवा के लिए, एक नोटिस नहीं था, एक कंपनी नहीं थी, कई कंपनियों के साथ ऐसा हुआ। कम से कम 8-10 कंपनियां थीं और वो नोटिस वापस ले लिया गया, पैसे एंटी कर लिए पार्टी ने। चूंकि ये था कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सरकार ने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था जिसमें वो सारा रिकॉर्ड करती जाती थी। कोर्ट ने कहा कि भैया अकेले अकेले तो नहीं देखोगे, हमको भी दिखाओ क्या हुआ था फिल्म में। निकल के बाहर आ गया। तो ये काले धन पे सरकार का कमिटमेंट है। आयुष्मान भारत, हम सबको सेहत देंगे, इलाज देंगे वगैरह वगैरह। लोगों को बीमा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से सबका बीमा करा दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग नहीं कराएंगे तो हम करा देते हैं। बीमा वाले सुखी, अस्पताल वाले भी सुखी, क्योंकि पेमेंट बीमा कंपनी से आनी है तो 2 इंजेक्शन लगाने के साथ साथ 2 बोतल चढ़ाने का भी खर्चा जोड़ दो उसमें। किसी भी चीज़ का इलाज करो उसका बिल इन्फ्लेट कर दो, 2 जांच ज़्यादा करा लो, 4 टेस्ट ज़्यादा करा लो, है ना कार्ड आयुष्मान भारत का। और कई अस्पताल तो उसका पेमेंट नहीं मिलने के कारण उन्होंने इलाज बंद कर दिया था आयुष्मान भारत का। तो ये योजना थी। तो इस योजना का लाभ मिला क्या? ये सारी योजना आप देखते जाइए
कि जिनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें तो हुई हैं, व्हाट्सएप में तो आई हैं, लेकिन वोट तो तब मिलेगा ना जब लोगों को इसका लाभ मिला हो। लोगों की हालत यह है कि सीएजी की रिपोर्ट अभी हाल में आई थी, सीएजी के ऊपर, वो सीएजी जो कि गुजरात से आए हैं, मोदी जी के निकट के अधिकारी हैं, उनके दौरान भी इस रिपोर्ट में पता चला कि 7.5 लाख से ज़्यादा फर्जी लोग आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाए हुए थे। 400 मरीज मध्य प्रदेश में ऐसे थे जो मर चुके थे और उनको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया था। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। उज्ज्वला योजना, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, मोदी जी की फ़ोटो दिखेगी, फ़ोटो में एक महिला होगी, धन्यवाद मोदी जी बोल रही होगी, मोदी जी खड़े होंगे, ऐसे करके खड़े होते हैं वो हमेशा पेट्रोल पंप पे, चंद्रशेखर आज़ाद वाले स्टाइल में, मूछी भी थोड़ी ऊपर ऊपर होती है। तो वो योजना थी जिसमें कहा गया कि भाई हम गरीब लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। पहले तो वो योजना फॉल्टी थी शुरू में। उस योजना में हुआ ये कि जब आप सिलेंडर देते थे तो वो सिलेंडर के तो सब्सिडी के साथ देते थे, तो उसमें चूल्हा फ्री देते थे, लेकिन जो सिलेंडर आपको मिलता था उस सिलेंडर के पैसे आपको चूल्हे के पैसे चुकाने पड़ते थे। यानी आप अपने ही पैसे से खरीद रहे हो गैस, और सरकार अपना कीर्ति पताका, बाद में जब पोल खुली तो सरकार ने इसने कहा कि हम आपको सिलेंडर देते हैं। लेकिन इतना महंगा हो चुका है सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी, कि लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। 22-23 में 1.2 करोड़ से अधिक परिवारों ने उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं खरीदा और 1.5 करोड़ लाभार्थियों ने एक सिलेंडर लिया और हाथ जोड़ लिया। और इसका कड़वा सच ये है कि इस देश ने जो पर्यावरण की शुद्धता में योगदान दिया था एलपीजी पे सब्सिडी देके इंदिरा गांधी के ज़माने से, ताकि लोग लकड़ी ना जलाएं, कोयले जलाते थे अंगीठियाँ वो ना जलाएं, बुरादी की अंगीठी ना जलाएं, और एक ऐसा ईंधन जलाएं जिससे हवा कम प्रदूषित हो। अब वो सब लोग, आप अगर जरा भी संवेदनशील हैं, हाईवे से गुजरते हैं, किसी गांव के पास से गुजरते हैं, या अपने आसपास की किसी बस्ती में रहने वाले लोगों पे आपकी नज़र है, तो वो लोग टहनियाँ पेड़ों की सूखी साखी इकट्ठी करके ला रहे हैं, उस पे खाना बना रहे हैं। गैस पे खाना बनाने की किसी की हैसियत नहीं बची है। और ये हकीकत है आपकी उज्ज्वला योजना की। और जब इस तरह का फर्जीवाड़ा होगा, तो जब आदमी ने लाभ ही नहीं लिया आपकी योजना का, तो वोट कैसे मिलेगा? आप हर योजना का हाल देखिए। आप कहते हो हमने योजना बनाई, लेकिन उस योजना का वोट कैसे मिलेगा? तो ये योजना आपको लाभ देने के बजाय घुसा देगी। इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। और जल्दी जल्दी मैं आ रहा हूँ इसके साथ बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन सबसे जल्दी पहुँचाना चाहिए ना बुलेट ट्रेन को, तो वो सबसे स्लो चल रही है। जैसे इलेक्शन आता है, अखबार वाले बुलेट ट्रेन का फ़ोटो छापने लगते हैं, बुलेट ट्रेन की पटरी का फ़ोटो छाप, देखिए पटरी बन गई है, ऐसी पटरी होगी। बुलेट ट्रेन चाइना में कितनी फास्ट चलती है, उसके अंदर पानी भी नहीं हिलता। यहाँ से रिपोर्टर खर्चा करके चाइना जा रहा है, अलग अलग चैनल का, वहाँ से शूट करके स्पेशल प्रोग्राम बना के ला रहा है। देखिए कितनी महान होती है बुलेट ट्रेन, चीन में चलती है, हमारे यहाँ नहीं है, मोदी जी ने कहा चलाएंगे। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, और 10 साल और लगने वाले हैं। 2027 हो गई है टाइमलाइन, जो 2017 होनी चाहिए थी। 1 लाख करोड़ से उसकी लागत दोगुनी हो गई है, 2 लाख करोड़। इस देश में नौकरियों पर कटौती की जा रही है, बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि अब IAS IPS भी लेटरल एंट्री के ज़रिए प्राइवेट कंपनियों से, रिलायंस से, अंबानी से, अडानी से आ रहे हैं, और वो सरकार में बड़े स्तर के IAS अधिकारियों की पोस्टों पर बैठ के फैसले ले रहे हैं। स्वच्छ भारत का सच भी देख लीजिए। सब सरकारी कागजात लगा रहा हूँ और अखबारों की रिपोर्ट लगा रहा हूँ। 367 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि भारत में 2013 में, मोदी जी के आने से पहले ही, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो भारत में जब सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म हो गई, उसके बाद आप सरकार में आए, आप 10 साल में उसको लागू तक नहीं कर पाए, योजना को बनाना तो दूर की बात। और हालत ये है कि 367 लोग, वो जो गंदा सेफ्टी टैंक होता है उसके अंदर मर गए निकालने के लिए। आपको मैनुअली आदमी उतार के सफाई कर रहे हो देश में, आप मशीनें नहीं खरीद पा रहे हो 10 साल में। तो इस योजना को जब आप बात करते हो स्वच्छ भारत की, तो इससे आपको वोट मिलेंगे? आप कहते हो हमने लोगों को शौचालय दिए,
जरा जाके देखिए। एक दिन तो बहुत बड़ा नाटक हुआ, मोदी सरकार ने समारोह करके बाकायदा इस देश में ऐलान हुआ कि आज से खुले में शौच मुक्त हो गया है देश। उसी दिन बहुत सारे चैनलों के लोग अलग अलग जगहों से रेल की पटरी पे यहाँ वहाँ हज़ारों फ़ोटो खींच के लाए कि ये बकवास है, ये देखो ये है हकीकत। लोग सुबह सुबह बोतल और लोटा लेके जा रहे हैं। और अभी भी आप किसी भी शहर में, महानगर में भी रहते हों, साफ से साफ इलाके में भी रहते हों, कहीं आसपास झाड़ी वाड़ियों में लोगों का काम ऐसे ही चल रहा है। आपने जितने शौचालय बना लिए हों, कुछ भी बना लिए हों, चमकीले वाले, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार सब होता है, ठेके किसको मिलते हैं सब जानते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत तो नहीं हुआ। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, हाँ पैसा बहुत खर्च हुआ, हर जगह होर्डिंग के ऊपर स्वच्छ भारत की गांधी जी वाली फ़ोटो, जब हो गई नहीं काम। आप कह रहे हो मैंने स्कीम चलाई, तो स्कीम का रिजल्ट तो तब मिलेगा जब स्कीम धरातल पे उतरेगी, वो ज़मीन पे उतरी नहीं। जिस स्कीम का उद्घाटन करने वाला आदमी साफ सुथरी जगह पे कूड़ा डाल के झाड़ू लगाने की एक्टिंग कर रहा हो, उसको लेकर आप कितना गंभीर थे, एक तो ये दिखाई दे दिया। और आपकी उसी गंभीरता के कारण जब कुछ स्वच्छ हुआ ही नहीं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो अंकल जी हैं, जो सोसाइटी के पार्क से बाहर ही नहीं जाते कभी, वो हो सकता है कहने लगे कि हाँ भाई स्वच्छ भारत हो गया, लेकिन जब सफाई हुई नहीं तो सफाई के वोट आपको कैसे मिलेंगे। आ जाइए सागरमाला प्रोजेक्ट्स। 44 परियोजनाओं में से 31 को पैसे ही नहीं मिले। अब ये थी क्या, इसमें बहुत सारे पोर्ट बनाने थे ताकि लॉजिस्टिक्स की सुविधा हो, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में जल मार्ग से आसानी हो। नाम रखा गया सागरमाला। सागरमाला में 44 परियोजनाएं थीं, जिसमें करीब 34% हो गया हिसाब। उसमें से 31 परियोजनाओं को सरकार ने पैसे ही नहीं दिए। 31 प्रोजेक्ट को 44 प्रोजेक्ट उस परियोजना में आपने मंजूर किए। यानी आपने बोल तो दिया हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पैसा ही नहीं दिया तो कहाँ से होगा उस पर काम। और आप सोच रहे हो कि हमको वोट मिल जाएगा उसके नाम पे, तो उसके नाम पे वोट मिल जाएगा, तो नाम रखने से वोट मिलेगा, तो मैं नाम रख देता हूँ तो मुझे वोट दे दो। भारत के हर घर को हम सोने चांदी और हीरे का बनाएंगे, जो भी अच्छा नाम इस परियोजना का रख सकते हो रख दो। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे। परियोजनाएं तो हमने बना ली हैं। तो हकीकत ये है कि 10 साल में कुछ किया ही नहीं है आपने, बड़े बड़े नाम खूबसूरत रखवा लिए और उस पर काम ही नहीं हुआ है। तो भारत माला का हाल ये है। भारतमाला परियोजना जिसमें एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना था, जिसमें बहुत सारे हाईवे के जरिए इस देश को जोड़ा जाना था, वो अपने लक्ष्य का केवल 39% पूरा कर पाई है। और हालत ये है कि गडकरी साहब का हिसाब आपको पता ही है, कितना सीएजी का ऑब्जेक्शन था, कितना अधिक पैसा खर्च हुआ हाईवे पे। हाईवे पे रिश्वतखोरी कितनी हुई है अभी आपको पता चली गया। पुणे में गडकरी साहब के एक बहुत नज़दीक के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। चुनाव के बाद हो सकता है केजरीवाल वाली अवस्था में गडकरी जी भी पहुंच जाए। और हालत यह है कि एनएचएआई इतना कर्जे में आ चुका है कि अगले 5, 7, 10 साल तक तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा। लंबे लंबे कर्जे ले रखे हैं। सरकार भयंकर कर्ज में है, हर तरफ से एनएचएआई कर्ज में है, रेलवे कर्ज में। इन दोनों को तो वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आप अब इसके अलावा और कर्जा मत लेना। बाकी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये सरकार के 2 मंत्रालय बता रहा हूं। और उसी वजह से एक मंत्रालय जो है उसके पास में भारतमाला परियोजना है। जो राशि सैंक्शन हुई थी उससे 58% ज़्यादा पैसा गडकरी जी खर्च कर चुके हैं। यानी राशि सैंक्शन हुई थी आपकी 10,000 रुपये की, तो उसकी जगह आपके 58% पैसे ज़्यादा यानी 15,800 रुपये आपने खर्च कर दिया है 10,000 की जगह। और केवल 39% काम पूरा हुआ है। पैसा 58% ज़्यादा खर्च किया और काम 39% पूरा किया। तो ये आपकी भारतमाला परियोजना का है। तो जब आपने हाईवे दिए ही नहीं, हाईवे का सुख ही लोगों को नहीं मिला, तो वो आपको हाईवे के नाम पे वोट क्यों देंगे। इसके अलावा आ जाइए जल जीवन मिशन। पीने के पानी का जगह जगह घर घर पानी पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। खूब सारे फ़ोटो भी आए, कहानियाँ भी आ जाती हैं। किसी आदमी का इंटरव्यू ले गया था। कई बार तो आदमी जो है उसको बेचारे को लाभ ही नहीं मिला होता परियोजना का, और अखबार में उसका फ़ोटो छप जाता है, सरकार के विज्ञापन में फ़ोटो छप जाता है, इस आदमी को लाभ मिल गया योजना। वो अम्मा कह रही है भाई हमको तो घर मिला ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं क्या हुआ, हमारा फ़ोटो आया क्या। बोले हाँ। बोले सुबह से पत्रकार आ रहे हैं पूछ रहे हैं।
तो इस तरह से जल जीवन मिशन में हालत यह है कि 5 करोड़ से अधिक घरों के पास 10 साल आपने बड़ी बड़ी बातें की, नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा ने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 करोड़ लोगों के पास पानी का कनेक्शन भी नहीं है। कौशल विकास, 7 लाख लोगों ने कौशल विकास में अप्लाई किया और कहा कि हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं है, और जो काम है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई केवल जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके पास काम नहीं है, लेकिन एक सम्मानजनक वेतन अगर आपको चाहिए जिसमें आप बच्चों को पाल सको, ठीक से रह सको, तो वाकई नौकरियां नहीं है। अब आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो जहाँ 5,000 रुपये मिलते हैं, बड़े शहर में 10-12 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही खुशकिस्मत हुआ तो उसको 13-14 हज़ार, और 12 घंटे की शिफ्ट करता है वो। सारे अस्पतालों में, सारे जगहों पे सरकार ने ठेकेदारी प्रथा फैला रखी है, और करीब 10-15 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से ही वेतन मिल रहा है इस देश में लोगों को। तो उसको अगर आप रोजगार मानो तो वो भी, क्योंकि ये कौशल विकास में तो कारपेंटरी का काम सीख लो, बिजली का काम सीख लो, प्लम्बर का काम सीख लो, ये सिखाया जा रहा था। तो इस परियोजना में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें 7 लाख लोगों में से केवल 20 में एक को नौकरी मिली, 5% लोगों को नौकरी मिली है। अब आप बोल रहे हो हमने कौशल विकास योजना चलाई थी, भाई साहब जिस आदमी ने भी इसका लाभ हुआ वो हमको वोट तो देगा ही देगा ना। अरे लाभ हुआ ही नहीं ना, आपने योजना बनाई, फोटो छपवाया, पब्लिसिटी ली, लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा। तो इसलिए इस चुनाव में अगर आप सोच रहे हो कि आपकी जो है डंका बजने वाला है क्योंकि आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, दरअसल आप योजना बनाते रहे, फोटो खिंचाते रहे, पब्लिसिटी करते रहे, होर्डिंग लगाते रहे, किया कुछ नहीं। ये कम से कम ये लिस्ट यही कहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना में जो बजट था सरकार का, उसके 10 में से 8 रुपए, अच्छा आप बताइए किस काम पे खर्च हुए होंगे? 10 में से 8 रुपए विज्ञापन पे खर्च हुए। सिर्फ मोदी जी की फोटो और साथ में का स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ पब्लिसिटी पे 80% खर्चा उसका खर्च हो गया। ये मैं सब चीज़ के सबूत लगा रहा हूं आपके सामने, देखते जाइएगा। इसमें 60% महिलाओं की कमाई है पुरुष के मुकाबले। उसी काम के पुरुष को अगर 100 रुपये मिलते हैं, महिला को 60 रुपये मिलते हैं। इसके साथ साथ 2022 में जो महिलाओं के प्रति अपराध थे, बेटियों के प्रति, बेटी बचाओ ना, 4,45,256 हुए। रिपोर्ट किसकी है? भारत सरकार की, भारत सरकार के एनसीआरबी की। एनसीआरबी के पास डाटा कहाँ से आता है? जो थाने में रिपोर्ट होती है उसका आता है, और थाने में रिपोर्ट वैसे भी 20 में से एक ही आदमी की होती है। बाकी लोग चक्कर लगाते रहते हैं, वो तहरीर लिखवा के रख लेते हैं, ला एप्लीकेशन ले आओ, ले लेंगे आपसे, चक्कर लगवाते रहेंगे, एफआईआर नहीं होगी। जब एफआईआर नहीं होगी तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, रिकॉर्ड में नहीं आएगा तो एनसीआरबी में नहीं आएगा। तो ये बचे खुचे केस जो एफआईआर हो जाती है, उस केस में भी 4,45,256 अपराध हुए हैं। हर घंटे 51 एफआईआर हुई है महिलाओं के प्रति अपराध की। पीएम किसान, आपको याद होगा किसानों को पैसे ट्रांसफ़र करने वाली योजना, सम्मान निधि, इस पे तो पक्का मोदी जी वोट निकालेंगे। अब इलेक्शन का टाइम है इसलिए मैं सारी समीक्षा कर ले रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। भैया 3,000 करोड़ रुपए 42 लाख ऐसे लोगों को किसान सम्मान निधि के दे दिए गए जो योजना में पात्रता ही नहीं रखते थे, यानी फर्जी लोगों को, जो किसान ही नहीं थे। कहीं किसी कार्यकर्ता को दे दिए होंगे, कहीं किसी और को दे दिए होंगे, किसान को मिलते ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जो फर्जी किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले लोग थे वो डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों से थे। यानी ये भी एक फैक्ट है, आपके सामने मैं हर चीज़ लगा रहा हूँ। इसके अलावा 2021 के बाद से सरकार ने जिन फर्जी लोगों को पैसा दे दिए थे उनसे वापस पैसे भी नहीं वसूल कर पा रही है। कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाह रही है, भगवान जाने, क्योंकि उसमें वो कौन लोग हैं पता नहीं। हो सकता है वो कहीं किसी संघ के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के हों, वो पैसा किसी और कोटे में डाल के कहीं और पहुंचाया जा रहा हो। इलेक्शन बॉन्ड से हमने देख लिया करेक्टर। केवल 10% रिकवरी हो पाई है उस पैसे में से जो पैसा फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का ले लिया गया था। डिजिटल इंडिया, 81 करोड़ भारतीयों का निजी डेटा बिक रहा है। कोविन पोर्टल हैक हो चुका है। डिजिटल इंडिया में एम्स,
हैक हो चुका है। आधार पोर्टल के हैक होने के कई केसेस आ चुके हैं। इस सब के बीच में ये सरकार सारा डेटा अलग अलग जगहों पे सरकार का जो रखा हुआ है उसको एक ही सर्वर में डालना चाहती है। परसों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटेन का, अमेरिका का, दुनिया भर का डेटा चाइनीज़ हैकर्स का नाम आ रहा है 7 लोगों का जिन्होंने हैक कर लिया है। इन 7 लोगों ने न्यूजीलैंड का डेटा भी हैक कर लिया और यहाँ तक कि चुनाव का डेटा, मतदाताओं की डिटेल्स और बाइडन के ऑफिस की डिटेल, पेंटागन की डिटेल, जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं दुनिया के पावरफुल दादागिरी वाले, वो हैक कर लिए गए। और अगर इतनी हैकिंग क्या खतरा रहता है जब डाटा पे, तो कोई मूर्ख ही होगा कि सारी संपदा एक जगह रखेगा। भाई आप भी अगर कहीं जाते हो ट्रेन में, सोचते हो कुछ पैसे ऊपर की जेब में, कुछ पीछे वाली में, कुछ दाएं वाली में रख लूँ, कुछ बैग में रख लूँ ताकि एक जगह चोरी हो तो बाकी जगह बच जाए। यहाँ तो सारा पैसा एक मटकी के अंदर डाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि पैसा यहाँ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक पोर्टल बना दिया सरकार ने सारे विभागों से, कहने कि इसमें डालो पैसा, इसमें डालो सारा डेटा। जिस दिन चोरी होगा पूरी मटका हो जाएगा एक साथ। और अभी तक बहुत सारा ऑलरेडी चोरी हो चुका है। तो ये डिजिटल इंडिया का हाल है। रेलवे का हाल, 244 दुर्घटना हुई हैं 17 से लेकर 22 के बीच में। 2023 में 151 जो ट्रैक थे उनकी सुरक्षा और उनका इंस्पेक्शन का काम होना था, वो पूरा ही नहीं हुआ। और बजट खत्म कर दिया रेलवे का। ये आपको पता ही है, रेलवे का बजट नहीं, मतलब आपको पता भी नहीं रेलवे कैसे काम कर रही है। कभी कभी खबर आ जाती है कि वित्त मंत्रालय ने सलाह दी रेलवे को और कर्जा मत लो, तो आपको पता चल जाता है। जितने बुरे तरीके से रेलवे भारत के लोगों की हालत ख़राब कर रही है, आप सोच लो। अब मैं लूट रही है वगैरह बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वैसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी शब्दों को थोड़ा संयत रखा जाए। आप रिजर्वेशन कराओ, कई सारी कैटेगरी ऐसी हैं आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर आपका रिजर्वेशन एक बार कंफर्म हो गया। टिकट अगर कैंसिल कराओ तो 10,000 में से पता लगा 100 रुपये मिल रहे हैं आपको। जितनी पैसेंजर ट्रेनें थी कोरोना के बहाने, उन सबको मेल एक्सप्रेस बना दिया गया। कई गुना किराया उनका कर दिया गया। एक गांव का आदमी 10 रुपये का टिकट खरीद के अगले गांव तक ट्रेन में चला जाता था। अब पता चला वो सैकड़ों रुपये का टिकट आ रहा है। उनकी कैटेगरी बदल दी, ट्रेन वही है, स्टॉपेज वही है, सब कुछ वही है, उसका नाम मेल एक्सप्रेस रख दिया, दबा के लूटा। बुजुर्गों के जो सीनियर सिटीजन का कंसेशन था रेलवे का, वो ख़त्म कर दिया गया। पहले उसको कहा गया वॉलंटरी है, फिर पूरे ही ख़त्म कर दिया गया। गैस की सब्सिडी छूट गई अभी पहले ऊपर वाले मामले में। ये हालत है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, आपको बताया गया। तो आप बताओ, जब आपकी ये सब काम करने का तरीका है जिसमें जनता को फ़ायदा ही नहीं मिला है, मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, और तो और घोटाले भी हो गए योजना में, तो वोट कैसे मिलेगा उससे? जब आप कह रहे हो कि मैंने 1 बाल्टी पानी डाल दिया नीचे होली पे, अब तो पक्का रंग जाएगा। अरे पानी उस पर लगा ही नहीं तो रंगेगा कैसे? जनता तक तो लाभ ही नहीं पहुंचा। 10 साल में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लफ्फाजी और सरकारी धन का प्रचार में इस्तेमाल करने से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी योजना 2015 से 2021 के बीच 33 शहरों में से 2 को 4 साल तक फंड ही नहीं मिला। स्मार्ट सिटी में से 33 शहरों में से 2 को 4 साल तक फंड ही नहीं मिला, 13 को 3 साल तक नहीं मिला, 12 को 2 साल तक नहीं मिला और 5 को 1 साल तक नहीं मिला। यानी अगर आप सीधे सीधे जोड़ें 17 और 13 30 और 2 32, 33 में से 32 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में फंड ही नहीं मिला। फंड मिलता कैसे? स्मार्ट सिटी का तो कंसेप्ट ही उल्लू बनाने का था। आपको कहा गया स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन तरीका ये था कि आपसे वसूली करनी थी। आपकी नाली की सफाई, आपकी सड़कों की सफाई नगर निगम किया करती थी, गार्बेज कलेक्शन का काम नगर निगम किया करती थी। स्मार्ट सिटी योजना में नगर निगम को कहा कि तुम मेहनत मत करो, हमने प्राइवेट कंपनी को लगा दिया है। अब ये हमारी जो प्राइवेट कंपनी है ये सड़कों पे जाएगी, गाड़ी लेके कैलाश खेर का गाना बजाएगी, लोग इसके अंदर कूड़ा डालेंगे और कूड़ा भी डालेंगे और उन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे कूड़े के। कम से कम बड़े शहरों में तो ये हो रहा है, बाकी में और धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसी तरह से नाली की सफाई,
जो सोसाइटियों में लोगों ने खुद ही गार्बेज कलेक्शन का इंतज़ाम कर रखा था, एक रख लिया था जमादार, घर घर से कचरा इकट्ठा करता था, एक जगह जाके सरकारी कहीं कूड़ा घर पे डाल आता था, बोले इसको नहीं दोगे कूड़ा। अब आप चौथी मंजिल पे रहते हो, गाड़ी चौथी मंजिल पे तो आएगी नहीं, और उसको आप कूड़ा दे नहीं सकते। वो कूड़ा लेके जाता है तो वो जो सरकारी प्राइवेट कंपनी के लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो ये दलितों के साथ हो रहा है, सोचिए, ये वोट देगा इनको। और उसके बाद में वो गाड़ी नीचे से गाना बजाते हुए आती है, आप चौथी मंजिल से उतर के आइए, चाहे आप बुजुर्ग हैं या जवान हैं, और लाके इस गाड़ी में डालिए, तब जाके आपका कूड़ा जाएगा। तो गार्बेज कलेक्शन का पूरा सिस्टम जो कभी मुफ्त होता था, सफाई का सिस्टम मुफ्त होता था, सब प्राइवेटाइज कर दिया गया। स्ट्रीट लाइट लगा करती थी, प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई। तो आप ये सब चीज़ें जब आप कह रहे हो और कह रहे हो स्मार्ट सिटी है, इतनी सारी पेड एम्यूनिटीज़, धंधेबाजी और ठेकेदारियां आपने खड़ी कर दी और नाम रख दिया स्मार्ट सिटी, और बजट आप दे ही नहीं रहे हो। जो बजट आपने थोड़ा रखा था स्मार्ट सिटी के लिए वो भी नहीं दे रहे हो। 33 में से 32 का हिसाब मैंने आपको दे दिया। अब नतीजा आपके सामने है। 10 साल में आपने अपनी ही योजनाओं पे जब कोई काम नहीं किया, जो काम किया आपने, जो किया वो उल्टा पड़ गया, फुस फटाका निकल गया, नोटबंदी टाइप का, काले धन का, या काले धन की तो सारी योजनाएं उल्टी हुई हैं इनकी। और ये अभी जो काले धन का नाम पे केवल ये विपक्षियों को लपेटने वपेटने का काम करें, अलग बात है। तो बहरहाल जब आप सारे काम उल्टे ही करोगे तो नतीजे सीधे कैसे आएंगे। और आप कह रहे हो हमने ये योजना चलाई है इसलिए मोदी जी जीतेंगे। अरे भाई, योजना तुमने चलाई तो, फिर कह रहा हूँ चली नहीं। और चली क्या, कई जगह तो आपने ही उसको उल्टा चलाया। आपने चलाया रॉकेट, घुस गया वो अंकल जी की धोती में, तो अंकल जी वोट देंगे क्या? आप सोच रहे थे अंकल जी मेरे रॉकेट का मजा लेंगे, अंकल जी की धोती में घुस गया वो। ये हो रहा है। या फिर वो फुस फटाके निकल गया। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि अरे 400 बार, अब तो इतनी योजना चला दी हैं, तो योजनाओं का जब ये हाल होगा, जनता तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, नतीजा क्या आएगा? बड़ा वाला ज़ीरो। तो इसीलिए इस चुनाव में हालात जो हैं वो कुछ अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लोगों को बताएं। चुनाव का समय है। नमस्कार, जय हिंद।